अस्सलाम वालेकुम जी। समा पॉडकास्ट के एक नए शो के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अगर आप देखें तो घूमेगा हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के जो इस वक्त इलेक्शंस हैं और जो आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं उस हवाले से। कहने का मकसद ये है कि जब भी अप्रैल या मई का महीना आता है, हिंदुस्तान के इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस भी इसी महीने में होते हैं और आईपीएल का जो एक मेला सजता है 2008 से आज तक सजता आया और वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स इन द क्रिकेट वर्ल्ड इसे कहा जाता है। क्या वजह है कि इन दोनों में इतना मुमासलत क्यों है कि ये एक ही मौके पे सजाए जाते हैं? और दूसरा, हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त दो पार्टियां ज़्यादातर जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है बरसरे इक़्तिदार रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इनमें एक दूसरे के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक रहते हैं कि ये एक दूसरे की पर्सनल लाइफ पे भी अटैक करने से बाज नहीं आते। लेकिन वो कौन से अवामिल थे सन 2008 में जब ये दोनों जो पार्टियां हैं वो एक पेज पे आ गई थी एक मुद्दे को लेकर? वो क्या मुद्दा था, सोचने की बात है। अब मैं आपको बताऊंगा उस मामले के तो आप लोगों को भी ज़ेरे लब मुस्कुराहट तो आएगी। आपने चेयर लीडर्स देखी होंगी मैच के दौरान जो हर चौके छक्के आउट पे नाचती हैं। मुख्तलिफ टीमों के अंदर मुख्तलिफ फ्रेंचाइजों ने उन लड़कियों को या उन जो आप कह सकते हैं परफॉर्मर्स को हायर किया होता है। उस सारे मुद्दे पे आज मेरे साथ बात करने के लिए दोबारा से मौजूद हैं वेरी सीनियर, वेरी रिस्पेक्टेबल अब्दुस्तार खान साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सर, ज़रा मुझे थोड़ा सा आज इस टॉपिक को थोड़ा ना आप ज़रा डीप डाइव इन करें और ज़रा हमें थोड़े से वो वाले मामलात हमारे से रोशनास कराएं जो हमारे से बहुत हद तक छुपे हुए रहे हैं या लोगों को पता भी है तो बहुत ही एकसानवी हद तक पता है कि आईपीएल और इंडियन इलेक्शंस और ये जो मामला था इसका क्या ताल्लुक था। हमारे यहाँ बहुत ऐसे मौके आते हैं कि जब बहुत सारी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं, पता नहीं क्यों लाइमलाइट पे उस तरह से नहीं आ सकती। मतलब आप कांग्रेस को एक तरफ देखें, भारतीय जनता पार्टी को देखें, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते जब वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। वो कोशिश कोई भी चीज़ हो सकती है, किसी भी बेहुदा लेवल तक जा सकते हैं। उसके अलावा जब कभी भी हुआ है, मेरी कम अज़ कम जितना मैंने इसको गो थ्रू किया है, ये कभी किसी वक्त पर सेम पेज पे नहीं रहे। ना भारतीय जनता पार्टी ना कांग्रेस एक दूसरे के मुखालिफ ही रहे, साल हो गए। लेकिन एक मामला ऐसा आया था जिसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक पेज पे आ गए थे। सेम पेज जिसे हम नहीं कहते कि सफ़ा होता है, दोनों आगे खड़े हो गए, नहीं इस पे है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी रेयर और वेरी कंफ्यूजिंग कि यार कोई अवामी इशू हो, बिल्कुल पब्लिक इशू हो, उस पे आप दोनों खड़े हो जाओ। बिल्कुल। दो सियासी जमातें, एक हुक्मरान सियासी जमात है, एक अपोजिशन सियासी जमात है। ठीक। कोई अवाम का इशू हो, कोई लोगों का इशू हो, कोई पब्लिक इशू हो जिस पे दोनों एक पेज पे आ जाएं, ऐसा नहीं था। लड़कियां होती हैं चीयर लीडर्स उसे कहते हैं। जी जी। उनका काम ये होता है क्रिकेट मैचों में कि उन्होंने हर एक टीम, हर एक फ्रेंचाइज ने, जैसे क्रिकेट टीम को वो हायर करते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों को वो बिडिंग प्रोसेस से लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसी। ठीक है ना। इनको बिडिंग प्रोसेस से नहीं लेते, इनको पूरी की टीम को हायर कर लेते हैं। ठीक ठीक। तो ये 2008 में जब ये आईपीएल शुरू हुआ था जी। तो पहला मैच हुआ था मुंबई में। ठीक। एक ही मैच हुआ था, मतलब उस मैच अभी में स्टार्टअप था। अभी स्टार्टअप था, एक ही मैच हुआ था। तो ये बेचारी लड़कियां जो थी चीयर लीडर्स थी, जिमनास्टिक इनको आती है, एक्रोबैटिक्स इनको आती है, अपने वजन के साथ अपने आप को उछालना, कई बहुत फुट। बड़ी बात है। ये बाकायदा एक समझने, स्कूल और कॉलेज में हम ट्रेनिंग नहीं लेते, किसी चीज़ का कोर्स करते जी हैं। जी। तो चीयर लीडर्स का भी बाकायदा कोर्स होता है पूरी दुनिया में, बाहर की दुनिया में। वो एम नहीं आ जाती मुंह उठा के ऐसे करके आ जाती, नो वे एट ऑल। अब ये हुआ, उस एक वक्त में महाराष्ट्र में हुकूमत थी कांग्रेस की और अपोजिशन में थी ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक। अजीब सी बात हुई कि भारतीय जनता पार्टी का जो उस वक्त लीडर था, जो अपोजिशन लीडर कहते हैं महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में, ठीक है, नितिन गडकरी, उसने रेजोल्यूशन मूव कर दिया असेंबली में। ठीक। उन्होंने कहा ये बड़ी बेहुदा सी हरकत हो रही है स्टेडियम्स में, ये आईपीएल शुरू हुआ है तो बड़ी बेहुदा हो रही है, लड़कियां उछल कूद रही हैं, तो बड़ी ऑब्सेनिटी फैला रही हैं, बड़ी वल्गैरिटी है, बड़ा ये है, ये इंडिया है, कोई यूरोप तो है नहीं है, मजाक तो नहीं है। अब वो ये उसने रेजोल्यूशन मूव किया भारतीय जनता पार्टी ने।
अजीब सी बात है, उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी महाराष्ट्र में। अच्छा, कांग्रेस भी जंप इन कर दिया इन सपोर्ट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। हाँ, पहली बार उन्होंने कहा बैन लगा दो इस पे। अच्छा, उन्होंने कहा हम बैन लगा देंगे, देखते हैं कैसे करती हैं ये फलाना, ये तो हमारा। उसने कहा था उस वक्त जो महाराष्ट्र का होम मिनिस्टर था ना, जी, वो सिद्धाराम महात्रे था। ठीक, सिद्धाराम महात्रे ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही कि इंडिया में चाहे वो इंडियन माथोलॉजी हो या उनका मज़हब हो, उसमें जो वुमनहुड है ना, उन्होंने कहा इसकी पूजा होती है। ठीक ये है। क्या बेशर्मी कर रहे हैं उन्हें, देवी का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल हिंदुस्तान ठीक है में, ना। ऐसा ही है। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा इन पे पाबंदी लगो। जो अपोजिशन थी भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा था कि 2005 में आपने जो बार में डांस करती थी ना लड़कियां, नॉच उन गर्ल्स। पे आपने पाबंदी लगा दी थी, अच्छा, इन पे भी पाबंदी लगा दो। उन्होंने कहा ऐसा ही होगा। उस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे विलासराव देशमुख। देशमुख के वाले रितेश देशमुख जो है रितेश बॉलीवुड। देशमुख जो इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा एक्टर है, जी जी, वन ऑफ माय फेवरेट, उसका बाप ठीक ये चीफ मिनिस्टर था महाराष्ट्र का, और सिद्धाराम महात्रे थे होम मिनिस्टर महाराष्ट्र के। ठीक, लो ये पूरी तैयारी होगी, बैन लगाना है। तकरीर इस तरह हुई थी महाराष्ट्र असेंबली में जैसे शायद इंडिया का नंबर 1 प्रॉब्लम यही है, गुर्बत नहीं है ये है। गुर्बत नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, अफलास नहीं है, इन्फ्लेशन नहीं है, महंगाई नहीं है। ये है इशू सबसे बड़ा कि Core cheer issue, leaders core जो डांस कर रही होती है ना, इन पे बैन लगा दिया जाए। वो तो शुक्र करो कि उस वक्त सोनिया गांधी ऊपर बैठी हुई थी, उस वक्त वो सेंटर में थी, सेंटर में सोनिया गांधी थी, कांग्रेस उसी की जमात थी। मनमोहन सिंह थे प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री साहब, और ये राहुल गांधी। अब इन्होंने कहा, बड़े आराम से कहा विलास राव को, देशमुख साहब को कहा कि जनाब अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो। किस चीज़ पर आप लोग ऐसे आए हो, हमने समझा शायद कोई पाकिस्तान इंडिया का कोई इशू नंबर 1 है, कोई इशू नंबर 2 है, इशू नंबर 3 है। कोई ये बेचारी जो चीयर लीडर्स, इसके ऊपर 2 सबसे बड़ी सियासी जमातें इंडिया की, वो जो हमेशा गुत्थम गुत्था रहती हैं, वो मुत्तफिक हो गई। मुत्तफिक हो गई। और जो तकरीरें हुई थी ना महाराष्ट्र की असम्बली में, ओए होए होए, मैं समझता हूँ कि वो तकरीरें ही बेहुदा थी। मतलब उसके अंदर क्या औरत को पोर्ट्रे किया गया था एज यार चीयर लीडर्स को, इनको किसी को नहीं पता था। ठीक, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, ना सिद्धाराम महात्रे जो होम मिनिस्टर थे, इनको पता नहीं चीयर लीडर्स होता है क्या, कॉन्सेप्ट क्या, ना वो नितिन गडकरी जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे भारतीय जनता, इनको भी नहीं पता चीयर लीडर्स होती क्या है। इन्होंने कहा बल्कि नंबर बनाने होते हैं ना लोगों के सामने। इंडिया में भी हमारी तरह के लोग रहते हैं, पॉइंट एक स्कोरिंग बात है करने ना, वाले। हाँ वो तो नहीं इन्होंने बड़ा अच्छा आउटशूट है, ये लड़कियां क्या करती हैं फलाना का। जब ऊपर से झाड़ पड़ी ना, तो खामोशी छा गई। विलास राव देशमुख, मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, उसका बेटा जो रितेश देशमुख है, उसने भी अपने बाप को कहा था कि पापा चीयर लीडर्स बेचारी लड़कियां, उसके ऊपर आप लोग ऐसे आए हो जैसे कोई बहुत बड़ा इशू है इंडिया। तो सुना, उन्होंने कहा तुम अपने काम से काम रखो, तुम फिल्म इंडस्ट्री में फिल्मों में काम करते हो, तुम अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हारे काम में नहीं आता, तुम मेरे काम में ना हो। ये राजनीति है। मैं महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर हूँ, मुख्यमंत्री हूँ मैं। सर मेरा एक क्वेश्चन इसमें बड़ा ज़रूरी आ रहा है, क्या वजह है कि आईपीएल हो गया और इंडियन इलेक्शन हो गए, इनको इतना साथ जोड़ के क्यों किया जाता है? इनका इनकाद जो है वो इतना ज़्यादा, मतलब साथ, इसके पीछे क्या कोई सोच कार फरमाया, क्या कोई कॉरपोरेट कल्चर है, या कोई बिजनेस को उन्होंने मुल्क की तरफ अट्रैक्ट करना होता है, या लोगों की आंखों को एक आई वॉश देना होता है इलेक्शन में, कोई उन्होंने अपने हिसाब से कोई चेंजेस करनी होती हैं? आपको क्या लगता है? देखो, इस तरह के आईपीएल हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात की वजह से उनके शेड्यूल में फ़र्क पड़ा। इस वक्त जो आईपीएल हो रहा है ना, जी जी, ये आईपीएल का जो इंडिया का जो इलेक्शन होता है ना, वो पूरी दुनिया में सबसे लंबे अरसे का बिल्कुल इलेक्शन होता है, फेजेस में होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा स्टेट्स हैं, फिर ओवर 1 बिलियन पॉपुलेशन है, तो वो कुछ 6-7 फेजेस में, 7 फेजेस हैं। ठीक है, तो 6-7 फेजेस में, 4 फेजेस में, 5 फेजेस में ये इलेक्शन होते हैं। ठीक, तो इसका एक लंबा पीरियड होता है, लंबा अरसा होता है, 1.5-2 महीने। मतलब ये भी 2.5 महीने लग जाएंगे। ठीक, मतलब ये 4 जून को जाके इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, 4 जून को। जी, ये बात ध्यान में रखिए, इलेक्शन हो रहे हैं, एक फेज हो गया, चल रहे हैं, दूसरा फेज हो गया, तीसरा फेज हो गया, रिजल्ट आएगा 4 जून को।
अब इसमें क्या है कि ये आईपीएल का शेड्यूल भी इसकी वजह से मुतासर हुआ है। ठीक है। उन्होंने बीच में गैप दिया है कि हमने फेजेस में अपने आप को एडजस्ट करना है। ठीक है। तो ये जो मैं बात बता रहा था कि किसी एक इशू पे पहली और आखिरी मर्तबा सेम पेज पे आए थे ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उसके एग्जैक्टली 2008 में जब ये कुछ नहीं कर सके, जब बैठ गए ना, तो 2009 में अप्रैल में जो आईपीएल हुए थे ना, ठीक, वो 2009 इलेक्शन का साल था। बिल्कुल। अप्रैल 2009 में इंडिया में इलेक्शन होने थे। अभी आपने बात पूछी ना कि दोनों एक साथ होते हाँ जी, हैं। हाँ जी। तो उस वक्त ये हुआ था कि आईपीएल हुआ था साउथ अफ्रीका में। हाँ, ठीक है। साउथ अफ्रीका में होने की एक ही वजह थी, इलेक्शन, कि मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये दो बड़े इवेंट ये किसी तरीके से अपने साथ एडजस्ट नहीं हो सकेंगे। तो पाकिस्तान में पोर्ट्रे किया गया कि जी दहशतगर्दी की वजह से उधर नहीं, शिफ्ट पाकिस्तान किया। में वाकई वो बात थी। अच्छा, पाकिस्तान में बात थी, श्रीलंका पे ऐसा अटैक हुआ था, उसके बाद फिर हम किसी सूरत भी किसी मुल्क की तरफ देख के हम पूरे उस तरह से आपस में बैठ के हम बात करते हैं, देखो ये काम हो गया तो की होया, इन्होंने भेजना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने कहीं जाना हो और वहाँ इस तरह का वाक़या हो जाए, तो पाकिस्तान भी तो सोचेगा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ऑब्वियसली सिक्योरिटी कम्स तो हमारे यहाँ तो इशू बन गया था ना, श्रीलंका के ऊपर अटैक एक ऐसा अटैक था जिसने हमें काफ़ी साल सुला दिया क्रिकेट के मैदान में। ऐसे, सुला ऐसे दिया कि हम जाते थे, कोई हमारी तरफ नहीं आता था, बिल्कुल ऐसे। और अगर कोई आ जाता था हम सदके जाते थे। प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल देते थे। नहीं, हमें सदके जाना चाहिए ना। बड़ी बात है कि यार ये फलानी क्रिकेट टीम है जो पाकिस्तान आ रही है। तो इंडिया में ये नहीं था। इंडिया में ये था कि उस वक्त 2009 में इलेक्शन थे और 2009 में साउथ अफ्रीका में आईपीएल कराना पड़ गया। अब 2009 का जो अप्रैल का इलेक्शन था, उसमें क्या हुआ, उसमें वही सिद्धाराम म्हात्रे जो होम मिनिस्टर था महाराष्ट्र का जी, और कांग्रेस से जिसका ताल्लुक था, दूसरी जी। तरफ था नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी का था और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था बिल्कुल, बिल्कुल। महाराष्ट्र असेंबली में। वो एक दूसरे के सामने उसी तरह तलवारें लेके खड़ी हो गए। नितिन गडकरी ने बाकायदा पर्चा करा दिया सिद्धाराम म्हात्रे के ऊपर कि जनाब साडा बंदा ने मारता है इलेक्शन रैली में। अच्छा, मर्डर एक्विजिशन आ गई। उन्होंने बाकायदा थाने के ऊपर तकरीबन हल्ला बोल दिया था। उन्होंने कहा ये होम मिनिस्टर है ना, आप लोग इसलिए कर रहे हो ना, पर्चा करो यार। ठीक है। फिर उन्होंने उस वक्त का महाराष्ट्र का गवर्नर था जामेर या जोमेर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं अब कि नाम क्या था उसका, महाराष्ट्र का गवर्नर था। ठीक, फिर महाराष्ट्र के गवर्नर को मिले जाके, ठीक। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर को मिले जाके। अच्छा, उन्होंने कहा इसके खिलाफ, सिद्धाराम म्हात्रे के खिलाफ FIR होनी चाहिए, इसने हमारा बंदा मार दिया है, इलेक्शन रैली में बीजेपी का बंदा मार दिया। अब ये दो कौन थे? ये दो वही थे जो एक साल पहले 2008 में महाराष्ट्र की असेंबली में चीयर लीडर्स के खिलाफ एक पेज पे थे। तो राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। अब ये तुम देखो, और इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या है, 2009 में ये गुत्थम गुत्था दोबारा ठीक है, कांग्रेस और मुकदमा करा रहे हैं, बिल्कुल बीजेपी। ठीक है। और 2009 में ही साउथ अफ्रीका में वही चीयर लीडर्स हैं, उसी तरह वो अपना परफॉर्मेंस दे रही हैं, उसी तरह मुख्तलिफ स्टेडियम्स में मुख्तलिफ टीमों के लिए जो फ्रेंचाइज ने उनको हायर किया था उनके लिए परफॉर्मेंस कर रही थी। ठीक है। और ये यहाँ पे लड़ रहे थे सर, इसके इंडिया में लड़ रहे थे ये। सर, इसके पीछे मेरा एक लास्ट में क्वेश्चन ये है कि आपको नहीं लगता कि इसके पीछे इनका जो कॉरपोरेट कल्चर है, या इनके ये जो बड़े बड़े नाम हैं, मुकेश अंबानी हो गए, रतन टाटा हो गए, गौतम अडानी हो गए, चूँकि बहुत ज़्यादा ये बात मतलब पोर्ट्रे की जाती है कि हिंदुस्तान के इलेक्शंस के अंदर भी इन बिजनेसमैन का पैसा इन्वॉल्व होता है दोनों पार्टीज की तरफ से। यार देखो, उसमें एक बात होती है हमजा, जो वहाँ पर है ना, वहाँ पर कॉरपोरेट सेक्टर बाकायदा डोनेशन, चंदा देता है सियासी जमातों को, जो बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनती हैं। मतलब ये वो मतलब मैं कांग्रेस है ना, कांग्रेस को किसी ने डोनेशन दी है, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है, तो वो उसको सबमिट कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अच्छा, मतलब ये इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड होता है? डिक्लेयर्ड होता है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उसका सारा रिकॉर्ड होता है। ठीक है। आप रिकॉर्ड जमा ना कराएं और फिर कहीं से पता चल जाए, वो भी सबूतों के साथ हैं, जी नहीं कि बस छम्मे ने गाल की थी तो उस पर चल पड़े आप। तो भाईजान
सियासी जमात के लिए मसला ये बन सकता है कि हो सकता है कि वो इलेक्शन ही ना लड़ सकें। हाँ, तो ये होता है कि इनका एक इशू बिल्कुल अलग है। मेरे पास ये पड़ा हुआ है कि किस किस का साल में किस किस सियासी जमात को किस किस कॉरपोरेट सेक्टर से कितने कितने का चंदा मिला, फंडिंग मिली है। ठीक है, डोनेशन जिसे कहते हैं। तो ये एक उधर है सिलसिला। अब ये जो सिलसिला जिसकी तरफ मैं बात कर रहा था, उसमें हुआ ये कि एक बात जो इसके साथ ही डेवलप हो गई थी वो ये हो गई थी कि सिद्धाराम म्हात्रे जो थे ना जी, होम मिनिस्टर महाराष्ट्र, जी, इंडिया में अंडरवर्ल्ड के दो बड़े जानदार पहलू हैं। ठीक है, एक का नाम दाऊद इब्राहिम है, दूसरे जी। का नाम वर्ल्ड फेमस। दूसरे का नाम है, छम्मा मुझे याद करा रहा था, छोटा राजन। छोटा अर्जुन, छोटा राजन, छोटा राजन। राजन, ठीक है। अब इनका उस वक्त में ना मुंबई पुलिस में ये अक्सर बात जो है ना वो निकलती है कि मुंबई पुलिस का एक हिस्सा दाऊद इब्राहिम को इनडायरेक्टली आज अंडर भी, हैंड सपोर्ट कर रहा होता है, ठीक है, और एक हिस्सा जो है ना वो छोटा राजन को कर रहा होता है। ठीक है, ये वहाँ पे डिबेट चलती रहती है, ठीक है, कुछ अरसे बाद आती है कोई चीज़ होती है। तो उस इत्तेफाक से ये डिबेट चल ही रही थी तो एक टेप्ड टेलीफोनिक कन्वर्सेशन वो लीक हो गई। अपेरेंटली वो लीक हो गई। वो लीक कैसे हुई कि एक डीके राव था, डीके राव, ठीक है, गैंगस्टर है, ठीक है, डीके राव बात कर रहा है छोटा राजन के साथ, और छोटा राजन को वो कह रहा है कि जनाब उस वक्त नासिक जेल में एक और गैंगस्टर था, ठीक है, ओपी सिंह। ओपी सिंह, वो गैंगस्टर जो था ना पहले छोटा राजन के साथ था, बाद में उसने अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया। ठीक, तो छोटा राजन को ये बात पसंद नहीं आई कि मेरा ही बंदा सी ते मेरे मुकाबले में ये गैंग बना रहा है। ठीक, तो उसने अपने बंदों को कहा कि इन्हें उड़ा दो नासिक जेल में। ठीक है, तो वो ओपी सिंह को उड़ा दिया गया, मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो अब डीके राव बता रहा है छोटा राजन को टेलीफोन के ऊपर जो टेप्ड कॉन्वर्सेशन लीक हुई थी कि जनाब सिद्धाराम म्हात्रे जो है ना चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्टर महाराष्ट्र, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है। जो 14 स्टाफ मेंबर सस्पेंड हुए थे ना नासिक जेल के, ठीक। उनकी सस्पेंशन ख़त्म करा दी है सिद्धाराम म्हात्रे ने। तो इन गैंगस्टर्स का क्या ताल्लुक आज भी है क्रिकेट की दुनिया से, इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली? मैं क्रिकेट की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिद्धाराम म्हात्रे की बात कर लेकिन रहा हूँ जो कि होम मिनिस्टर उस वक्त था महाराष्ट्र मेरा का। कहने का मकसद ये है कि पॉलिटिकल ग्राउंड पे आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में जिस तरह हमने आगे भी देखा है, पहले भी 1987 के जो मैचेस होते थे उसमें बकायदा इन लोगों की प्रेजेंस होती थी, तो क्या हिंदुस्तान के अंदर आज भी ये कवर शील्ड देते हैं इस तरह की जो? बहुत सारी चीज़ें, एक शो करना मैंने अंडरवर्ल्ड एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, इंडियन अंडरवर्ल्ड, जिसमें दाऊद इब्राहिम भी आता है, जिसमें छोटा राजन भी आता है, जिसमें इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री भी आती है कि इनका आपस में कैसा रहा ठीक, सिंस 1947। ये तो आज की बात करते हैं ना। अंडरवर्ल्ड आज की पैदावार इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में तो अंडरवर्ल्ड है ही नहीं ना। ठीक, पाकिस्तान में गैंगस्टर्स होते हैं, मैक्सिमम ठीक। गैंगस्टर होते हैं, ठीक, वो भी कच्चे में, समझ ठीक। राजनपुर और डीजी खान यहाँ पर होते हैं। छुट्टू गैंग, वो एक नहीं है, 18 गैंगस्टर, ठीक, बड़े बड़े गैंगस्टर, उन्हें गैंगस्टर कहा जा सकता है। इंडिया में जो अंडरवर्ल्ड है वो दाऊद इब्राहिम से पहले भी लोग थे, हाजी मस्तान था, वो उसके अलावा 3 और नाम थे, ठीक, ठीक है। उसके बाद कहीं जाकर ये दाऊद इब्राहिम, फिर छोटा राजन, ठीक, उससे पहले एक लंबी चौड़ी कहानी है, ठीक, वो पठान करते थे, ठीक, ठीक है ना। तो 3-4 पिलर थे वहाँ से लेकर आज तक कि उनकी कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे अंडरवर्ल्ड जुड़ी ना हो, ठीक, चाहे वो राजनीति हो, सियासत हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो क्रिकेट हो, ठीक, वो एक लंबा चौड़ा इशू है। ठीक, ये ख़ास तौर पे स्पेसिफिक मैं आपको कह रहा हूँ कि अंडरवर्ल्ड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दरमियान पॉडकास्ट करना मैंने, ठीक है सर, ठीक है ना। ठीक। अब इसमें हुआ ये कि सिद्धाराम म्हात्रे, ऑब्वियस बात है कि सिद्धाराम म्हात्रे की वो टेप्ड टेलीफोन कन्वर्सेशन वो लीक हो गई। ठीक, अब सिद्धाराम म्हात्रे ने कहा कि असल में ज़रा बात को समझने की कोशिश करो कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, ये अंडरवर्ल्ड का आपस में है, इनका आपस में, ठीक है, वो एक दूसरे पर रोब डालते हैं और उसी वजह से वो रोब डालते हैं मुंबई पुलिस के ऊपर, महाराष्ट्र की जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर रोब डालते हैं कि भाई ध्यान से हमारी तरफ आना, हमारा सिद्धाराम म्हात्रे के साथ ताल्लुक़ है। सही,
उसके बाद ये बात दब गई थी। लेकिन एक और बात का मुझे हुआ, मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश की थी कि सिद्धाराम म्हात्रे 2004 में जब इलेक्शन लड़ता है, बिल्कुल, तो जैसे हमारे यहाँ नहीं होते असासा जात अपने डिक्लेयर करना इलेक्शन हाँ कमीशन को, बिल्कुल एक तो इंडिया में भी होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने असासा जात डिक्लेयर करते हैं। तो सिद्धाराम म्हात्रे ने 2004 में जो अपने असासा जात डिक्लेयर किए थे, वो उनकी टोटल मालियत जो थी ना वो 1 करोड़ रुपया थी। लेकिन 2009 में जब दोबारा इलेक्शन लड़ रहा था, ठीक, तो उस वक्त जो उसने अपने असासा जात की तफसीलात जमा कराई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक, तो वो 76 करोड़ रुपए थे। अच्छा। यानी कि 5 साल के टेन्योर के दौरान 75 करोड़ रुपए का इजाफा सिद्धाराम म्हात्रे की असासा जात में। मैंने बड़ी कोशिश की कि इसका किसी को पता है इंडिया में, मीडिया में जाके मैंने कुरेदा, ठीक है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को करता रहता हूँ कि वहाँ के असासा जात के किसने क्या डिक्लेयर किया हुआ है। मैं कुछ चीज़ें और ढूंढ रहा था, उसमें सिद्धाराम म्हात्रे भी आ गया। मैं को इसका भी देख लूँ मैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आपने अपने असासा जात जमा कराए होते हैं ना, उनका बकायदा डॉक्यूमेंट होता है, सैकड़ों सफ़ात, हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल होता है। उसमें जब मैंने देखा कि सिद्धाराम म्हात्रे ने 2004 में 1 करोड़ रुपया इसके असासा जात थे, 2009 में वो 76 करोड़ हो गए। ठीक, किसी ने नहीं पूछा कि भाईजान ये कैसे हो गए, हाउ इज इट पॉसिबल? 75 करोड़ रुपए का इजाफा आपके असासा जात में, ठीक है, 5 साल के दौरान, और 5 साल में आप महाराष्ट्र के चीफ होम मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, बीच में कोई लॉटरी लग गई हो आपकी, कोई ऐसा तुक्का लग गया हो कि आपका भाई, आपकी बहन, आपका कोई रिश्तेदार, आपका बेटा, उसका कोई ऐसा छक्का लग गया हो कि आपके असासा जात में इस तरीके से ये सैकड़ों नहीं हज़ारों फीसद इजाफा है। बिल्कुल ऐसे कि कहाँ 1 करोड़ 2004 में, ठीक है, और 2009 में 76 करोड़ रुपया। ठीक है, अब इट इज समथिंग वेरी अनयूजुअल। बिल्कुल बिल्कुल, इजाफा होता है, थोड़ा बहुत हो जाए, चलो समझ में आता है कि यार ठीक है यार इतना था उसने बेचारे ने किया। अब वो क्या चीज़ थी, उसको ना तो किसी ने कोई कंप्लेंट की, ना किसी ने कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंडिया ने उस पर किया गौर, ना अपोजिशन ने किया, ना मुखालिफ जमातों ने किया, किसी ने नहीं किया। अब दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज, फोकस ही नहीं किया, क्योंकि वो जब आप जाते हो ना, जब चीज़ें कुरेदते हो जी, तब आपको इन चीज़ों का पता चलता है ना, अदरवाइज तो नहीं पता चलता। नहीं, उस तरह तो नहीं पता लगता। ठीक कह रहे हैं। तो मैं भी बाई चांस किसी और की चीज़ें निकाल रहा था, तो बीच में सिद्धाराम भी आ गया। मैं कहा सिद्धाराम के ऊपर मैंने कुछ करना है, तो सिद्धाराम को सीधा कर लिया। नहीं, मैं नहीं कर सकता, जिसके एक जगह पर ये है कि वो होम मिनिस्टर रहा है महाराष्ट्र का, बिल्कुल, दूसरी जगह ये है कि एक अंडरवर्ल्ड की टेप्ड टेलीफोन कॉन्वर्सेशन लीक होती है। ठीक है, पता चलती है कि 2 बंदे बात कर रहे हैं, एक छोटा राजन है, एक डीके राव है। ठीक है, उसमें डीके राव नाम इस्तेमाल करा सिद्धाराम का। ठीक है, सिद्धाराम साहब की मेहरबानी से जो नासिक जेल के स्टाफ के मेंबर थे 14, ठीक है, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था ओपी सिंह के मर्डर की वजह से जी, उनको बहाल कर दिया। ठीक है, सिद्धाराम म्हात्रे ने। अब तुम देखो कि ये एक चीज़ होती है जिसमें हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में देखा जाए तो सेम उस तरह की झलक कहीं नजर आती है पूरी तरह। मतलब हालांकि वो बड़े मैच्योर हैं, हम वो हमारे से ज्यादा मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर हैं, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी, सियासी तौर पर वो इतने मैच्योर हैं कि हम लोग अगर कोई बात बड़ी अजीब सी लगती है, दुश्मन मुल्क की आप कह रहे हो कि जी बड़े मैच्योर हैं, लोगों को बड़ा अजीब सा लगेगा। भाई रियलिटी यही है, हमारे यहाँ भी हम बहुत सारी चीज़ों में अंधाधुन इंडिया को फॉलो करते हैं। उसमें हमारी पॉलिटिक्स भी है, उसमें हमारी सियासी जमातें भी हैं। ये सियासी जमातें खुदा की कसम कोई एक इशू निकाल के दिखा दो, पब्लिक इशू हो जिसमें इकट्ठे हों, ये एक दूसरे की ऐसी तैसी करने के चक्कर में। जिस तरह आपने कहा, मैं आज के शो के अंदर आपको लास्ट में यही बात करना चाहूँगा। आपने जिस तरह कहा कि एक इस तरह के टॉपिक पर जो कि बिल्कुल ही एक जैसा कहते हैं ना इररेलेवेंट था चेयर लीडर्स का, उस पर सियासी जमातें इकट्ठी हो गई। तो इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट करेंगे जो जिस तरह आपने बताया अंडरवर्ल्ड और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे। नाजरीन, आज का जो टॉपिक था वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो हमारा बहुत ही यूनिक एस्पेक्ट इसको इस तरह कह सकते हैं कि हमने इसमें क्रिकेटिंग वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटिक्स और आप किसी हद तक कह सकते हैं जिस तरह अब्दुल खान साहब ने एक बड़ा ही एक्सपर्ट ओपिनियन दिया हमें और एक ऐसी चीज़ रिवील की ख़ासतौर पे अंडरवर्ल्ड के हवाले से जो कि मेरे लिए बिल्कुल एक नई थी।
तो नाजरीन, कहने का मकसद ये है कि ये जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड और पॉलिटिक्स है ना, ये जनूबी एशिया के जो एक आप कह सकते हैं ना पॉलिटिकल सरफेस, इस पे इन दोनों की छाप बहुत गहरी है। और जिस तरह हमने बताया कि एक बहुत ही जैसा कहते हैं बेसलेस टॉपिक के ऊपर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ इकट्ठी हो गई, रेजोल्यूशन ले आई, यहाँ तक कि सेंटर को इंटरवीन करना पड़ा। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी हम इंडियन कल्चर को, इंडियन स्पोर्ट्स को, इंडियन पॉलिटिक्स को, अपेरेंटली राजनीति को हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और उनके जैसे मिजाज को हम अपने जैसे कहते हैं ना माशरती रवैयों में या अपनी सियासी क़यादत के अंदर भी हमें वो नज़र आते हैं। कहने का मकसद ये है, सोच और फ़िक्र और मिजाज को बदलने के लिए कौमों को बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना एक गहरे गर्दाब से निकल कर रोशनी की तरफ जाने में वक्त लगता है। और हमारा वो वक्त कब आएगा, इसके बारे में हम अगली पॉडकास्ट में बात करेंगे। समा पॉडकास्ट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।